तो क्या पढ़ा अभी तक हमने रिलेशंस में? फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशंस बनता कैसा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ, तो रिलेशन बनता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स या फिर सिंगल सेट का ऑन इटसेल्फ। उसके जितने भी सबसेट्स होते हैं वो रिलेशंस होते हैं। फाइन। रिलेशन में हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देते हैं कि ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो वो रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिलेशन होता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा, जैसे कि एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें कुछ नहीं होता और जिसमें सब कुछ होता है। देन हमने पढ़ा कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी क्या होता है? जिसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम हो और सिर्फ वही पेयर एग्जिस्ट कर सकते हैं उस रिलेशन में, उसके अलावा कोई पेयर नहीं एग्जिस्ट कर सकते। फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसमें भी फर्स्ट एंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सेम हो लेकिन उसमें उसके अलावा भी पेयर एग्जिस्ट कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। फिर हमने फोर्थ पढ़ा था सिमेट्रिक, जिसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट है उसका स्वैप्ड वर्जन भी एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर ए बी है तो बी ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए रिलेशन में, तो उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। और ट्रांजिटिव क्या होता है? अगर ए बी और बी सी एग्जिस्ट करता है तो ए सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। बट ट्रांजिटिव की टेस्टिंग हमेशा नेगेटिव होती है। बाय डिफॉल्ट सारे रिलेशन ट्रांजिटिव होते हैं अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। ठीक है, ये एक चीज़ होता है जो क्रिटिकल चीज़ें ध्यान रखना है। इसके अलावा रिलेशन में कॉन्सेप्ट्स और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट इतना ही है। इसके बाद क्या होता है, क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होने लग जाते हैं, तो हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। ओके, सो हमने शायद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कर लिए थे कल ही, एक दो क्वेश्चंस बचे वो खत्म करते हैं, देन विल मूव ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, ओके। ओके, ये क्वेश्चन कल अटेम्प्ट कर रहे थे, आज फिर से करते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन एन, मतलब नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, मतलब 1 2 3 उससे आगे। ठीक है, वेयर ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी इफ 2a + 3b इज अ मल्टीपल ऑफ 5। मतलब ये हमारा कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो ए और बी रिलेटेड है आपस में। कंडीशन क्या गिवन है? 2a + 3b शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 के। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है कि इक्विवेलेंस है या सिर्फ ट्रांजिटिव है, मतलब बेसिकली तीनों टाइप्स ऑफ रिलेशन आइडेंटिफाई करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं हम? वी एंश्योर कि ए रिलेशन में एग्जिस्ट करता है। अब ए रिलेशन में एग्जिस्ट करता है मतलब मैं ये दोनों वैल्यूज इसमें डाल के देखूंगा, ए की जगह भी ए आएगा, बी की जगह भी ए आएगा। ओके, सो इट बिकम्स 2a + 3a = 5a। अब जो 5a है ये एक मल्टीपल ऑफ 5 हो सकता है, क्योंकि 5 ऑब्वियसली अलग से दिख ही रहा है और a की जो भी वैल्यू होगी, तो क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 5 है तो a रिलेशनशिप को बिलोंग करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। ठीक है, दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में है कि अगर ए बी बिलोंग करता है देन बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग, राइट। सो अगर ए बी बिलोंग करता है तो हमारा कौन सा कंडीशन ट्रू हो जाता है? ये वाला ट्रू हो जाता है। दिस इज गिवन, दिस इज ट्रू। हमें क्या ट्रू करना है? दैट 2b, यानी a की जगह b डाल रहा हूं और b की जगह a डाल रहा हूं, 2b + 3a इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। ये प्रूव करना है। ये प्रूव कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा कि बी ए भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। ओके, सो अब मेरे पास क्या गिवन है इज 2b + 3a, ये गिवन है। अब इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें मैं देखो ये 2b है ना, इसको मैं 5b बनाने की कोशिश करूंगा। 5b क्यों? क्योंकि 5 लेने से ना वो 5 का मल्टीपल बाहर आ सकता है, समझ लो ना। इसलिए मैं 5b बनाने के इंटेंट से इसमें 3b ऐड करूंगा सो दैट ये 5b बने। 5 फिर मैं कॉमन ले पाऊंगा। ठीक है, 3b ऐड किया तो 3b माइनस भी करना पड़ेगा। सिमिलरली 3a को मैं 5a बनाने की कोशिश करूंगा सो दैट आई कैन टेक 5 कॉमन। 3a में मैं फिर 2a ऐड करूंगा, 2a ऐड किया तो माइनस भी करना पड़ेगा। गॉट इट?
तो अब ये दो टर्म, ये टर्म और ये टर्म, ये चारों टर्म मिलके क्या ये बन जाएगा 5b प्लस 5a, राइट। और ये जो टर्म बना है -3b माइनस 2a, क्या इससे मैं नेगेटिव कॉमन लेके 3b प्लस 2a लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अब इससे मैंने 5 कॉमन ले लिया तो ये बना 5b प्लस a इस वाले से, और माइनस 3b प्लस 2a मुझे कितना गिवन है देखो 5k, दिस इज गिवन एज 5k, ठीक है। तो इसको मैं क्या -5k लिख सकता हूं सीधा, ये गिवन ही है, ठीक है। अब दोनों में देखिए 5 कॉमन आ गया तो आई कैन राइट b प्लस a माइनस k, 5 कॉमन ले लिया और b प्लस a माइनस k। बेसिकली मैंने क्या किया, इस वाले टर्म को 5 के मल्टीपल पे लिख दिया, समझ आया? क्योंकि ये वाला टर्म 5 के मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये भी 5 का मल्टीपल है, हेंस ba इज आल्सो पार्ट ऑफ रिलेशन। गॉट इट? ओके। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल होगा? AB बिलोंग्स टू रिलेशन एंड BC बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर AB बिलोंग्स टू रिलेशन है तो कौन सा कंडीशन ट्रू होगा? 2A प्लस 3B इक्वल टू 5K1, ये ट्रू होगा। और BC भी अगर रिलेशन को बिलोंग करता है तो वो भी ट्रू होगा। तो इसकी जगह B आ जाएगा और इसकी जगह C आ जाएगा। What will it become? 2B प्लस 3C इक्वल टू 5K2, ये भी मल्टीपल ऑफ 5 होगा क्योंकि BC also belongs to रिलेशन। प्रूफ क्या करना है मुझे? दैट A और C रिलेशन को बिलोंग करते हैं। A और C मतलब यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे C आएगा। 2A प्लस 3C शुड ऑल्सो बी मल्टीपल ऑफ K, ये प्रूफ करना है, ठीक है। सो प्रूफ करने के लिए क्या करूंगा ना, इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे B जो है ना ऐड होके 5B हो जा रहा है और ये दोनों ऐड होके कुछ नहीं हो रहा है, 2A प्लस 3C हो रहा है जो मुझे यहाँ पे चाहिए। इतना तो हो रहा है कि जो मुझे LHS में चाहिए वो मिल गया मुझे। तो इन दोनों को मैं कर दूंगा ऐड इक्वेशंस को। सो ये बनेगा 2A प्लस 3B प्लस 2B प्लस 3C इक्वल टू 5 टाइम्स K1 प्लस K2। हो गया ना? ये समझ आया LHS RHS क्या किया मैंने? अब ये ऑब्जर्व कीजिए, ये 5B हो रहा है, 2A प्लस 3C वही कंडीशन जनरेट हो गया जो मुझे प्रूफ करने के लिए चाहिए था। इस 5B को मैं RHS में ले जा सकता हूँ। RHS में ले जाके कॉमन ले लिया K1 प्लस K2 माइनस B, 2 हो गया। A और C को मैंने 5 के मल्टीपल पे लिख दिया, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तीनों हो गए तो इक्विवेलेंस। गॉट इट? ओके। बोलो डाउट, आगे बढ़े, देखना था कुछ। अगला क्वेश्चन, लेट Z be the set of integers and a relation on R on Z. On Z मतलब Z into Z. B defined as relation. ऐसा relation है on Z R xy such that xy belongs to Z into Z मतलब on Z, and ये definition fulfill होना चाहिए, ये condition x cube minus 3x square कुछ xy का relation, ये fulfill होना चाहिए, ठीक है। देन रिलेशन R इज कौन सा इनमें से? सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, जो भी है स्टैंडर्ड, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या किया था? रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हम कहते थे कि A अगर बिलोंग करता है तो रिफ्लेक्सिव होगा। इसमें A B की जगह क्या किया इन्होंने? XY। तो हमारा क्या बिलोंग करना चाहिए? XX शुड बिलोंग टू रिलेशन, ठीक है। ये हमारा अभी तक का अप्रोच था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो कंडीशन है मेरा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जा रहा है। तो इसका अप्रोच क्या करेंगे ना, हम पहले कंडीशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं।
उसके बाद वी कैन थिंक कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक कैसे प्रूव करना है। तो कंडीशन को सिंप्लीफाई करने का ना एक ही तरीका है, उसको फैक्टराइज करो। ठीक है, अगर आपको दिखेगा एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस XY² प्लस 3y क्यूब इक्वल टू 0, इसमें एक तो अच्छी बात यह है कि इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। जिस भी इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होता उसको हम होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये हमने अभी डिटरमिनेंट में भी पढ़ा था। ओके, सेकेंडली इन सबके ना डिग्री सेम है, सबकी डिग्री 3 है। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका बताऊं, जब भी आपको एक होमोजेनियस इक्वेशन मिलता है जिसमें डिग्री अक्रॉस द इक्वेशन सेम है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इवेंचुअली मैं उसको ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा, बट एक तरीका है, कहीं पे भी किसी भी चैप्टर का ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जहां पे आपको ऐसा फैक्टराइज करना हो। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए ना, जो ये फर्स्ट टर्म है इससे पूरे को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1, ये एक्स क्यूब से डिवाइड, ये एक्स क्यूब से डिवाइड, ये सारे एक्स क्यूब से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3 वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स वाई अपॉन एक्स होल क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड तरीका सिखा रहा हूँ होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का, फैक्टराइज करने का रादर। अब जो y अपॉन एक्स है ना, इसको t पुट कर दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस 3t माइनस t² प्लस 3t क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखिए एक सिंपल क्यूबिक इक्वेशन हो गया। क्यूबिक इक्वेशन में अगर आप शायद वैल्यू 1 डालते हैं तो ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, 1 डाल के सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो बचेगा फैक्टर उसको आप क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको आप फैक्टराइज कर दीजिए। ये एक तरीका होता है होमोजेनियस करने का। ठीक है, बट इस क्वेश्चन के लिए मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जो इक्वेशन है काफी आसान है, इसलिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली मैं कॉमन लेके फैक्टराइज कर दूंगा, कुछ नहीं। आई जस्ट ट्राई टू सी, इसमें एक्स क्यूब है, इसमें माइनस 3x² है, इसमें XY² है, इसमें माइनस 3XY क्यूब है। तो मैं कुछ ऐसा कॉमन ले सकता हूँ, x² तो कॉमन लूंगा, बट एक काम कर सकते हैं हम। हाँ ठीक है, इन दोनों से क्या मैं x² कॉमन ले सकता हूँ? x² कॉमन लिया, ये बना x माइनस 3y। इन दोनों में से मैं y² कॉमन ले सकता हूँ, माइनस y² कॉमन लिया, x माइनस 3y। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन था ना, मैंने डायरेक्टली फैक्टराइज कर दिया। आई डिडंट ट्राई टू अप्लाई दैट मेथड। अदरवाइज वो मेथड आपको पता होना चाहिए, कहीं पे आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो आप उस मेथड से कीजिएगा। ठीक है, ये बना x² माइनस y² x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये बना x प्लस वाई x माइनस वाई x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो इससे क्या मुझे मिलता है कंडीशन, x इक्वल टू माइनस वाई और x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू 3y। ये मिला। अभी हमने सीखा था ना y के टर्म्स में लिख लिया करो, तो ये 3 हटा के मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, x/3 इक्वल टू y के टर्म्स में लिखा, थोड़ा समझने में आसानी होती है। अब देखिए, ये मेरा कंडीशन गिवन है। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रूव होना चाहिए? दैट AA शुड बिलोंग टू रिलेशन। क्या इस डेफिनेशन से मुझे पता चल रहा है AA रिलेशन में बिलोंग करेगा? करेगा, राइट। उसके अलावा इस डेफिनेशन की वजह से A के साथ दूसरा भी मतलब करेगा। इस डेफिनेशन की वजह से A माइनस A भी बिलोंग करेगा रिलेशन को, क्योंकि तीनों के बीच में और है, यू कैन पिक एनी ऑफ देम। और इस डेफिनेशन की वजह से A और A/3 भी बिलोंग करेगा। बट शुड दिस बॉदर टू अस कि बाकी क्या बिलोंग कर रहे हैं? एज लॉन्ग एज A बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, वी आर गुड विद रिफ्लेक्सिव। हाँ, ये आइडेंटिटी नहीं हो सकता, बट रिफ्लेक्सिव हो सकता है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है। सेकेंड, मुझे अगर चेक करना है सिमेट्रिक, सो इफ AB बिलोंग्स टू रिलेशन देन BA शुड आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इस डेफिनेशन को पिक करता हूं, ठीक है, इस डेफिनेशन के हिसाब से A और B की वैल्यू क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू x/3। x अगर मैंने A ले लिया तो B क्या हो जाएगा? A/3। समझ आ रहा है कि नहीं? सो A and A/3 if belongs to relation, so does it also imply that A/3 and A will also belong to relation?
देखो इसमें क्या हो रहा है ना, जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट का 1/3 हो जाना इस डेफिनेशन की वजह से। उल्टा तो कभी हो ही नहीं सकता। फर्स्ट हमेशा, मतलब जो सेकंड है हमेशा फर्स्ट का 1/3 हो जाएगा, कभी भी उल्टा नहीं होगा, बिकॉज डेफिनेशन ही वैसा है, y = x/3 है। समझ आ रही मेरी बात? तो फर्स्ट टर्म का 1/3 सेकंड टर्म है, यहां पे देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड का 1/3 है, तो ये तो कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अगर आप इसका क्रिएट करने जाएंगे ना, तो a/3 अगर फर्स्ट टर्म है तो a/9 मेरा सेकंड टर्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन। ठीक है, तो ये कभी इस डेफिनेशन की वजह से सिमेट्रिक हो ही नहीं पाएगा, भले इस डेफिनेशन की वजह से हो जाए, बट इसकी वजह से ना सिमेट्रिक तो हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से फिर से सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। ठीक है, और एक ही डेफिनेशन आपका गलत कर दे रहा है, एक भी नेगेटिव एग्जाम्पल आ जाता है तो वो नहीं होता सिमेट्रिक। हमने सीखा था कि एक काउंटर एग्जाम्पल मतलब वो नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब कि अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोच के देखिए, अगर a और a/3 बिलोंग करता है, दूसरा होगा a/3 और a/9 बिलोंग करता है बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन। ठीक है, सो क्या a और a/9 बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। सेकेंड टर्म हैज टू बी 1/3 ऑफ फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हैज टू बी 1/3 ऑफ फर्स्ट टर्म। यहाँ पे सेकेंड टर्म इज 1/9 ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ये बिलोंग नहीं करेगा बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन। समझ आ रहा है सबको? तो ये क्या बना? सिर्फ रिफ्लेक्सिव बना, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक नहीं बना। रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर सम। ठीक है, और इस तरह से हमारे रिलेशन खत्म हो गए। रिलेशन का कॉन्सेप्ट वो छोटा सा ही जो आपने बड़ा, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ये सब नाटक है, क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम अब जो अगला टॉपिक है फंक्शंस का करते हैं। फंक्शंस में भी आपको यही सीखने को मिलेगा कि फंक्शन में बेसिकली 3-4 कॉन्सेप्ट है, आसान कॉन्सेप्ट है, मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, उसी में ही आपके क्वेश्चन सब कॉम्बिनेशन में आएंगे। ओके, ओके, फंक्शन। अच्छा, आप सबको रिलेशन तो समझ आ गया राइट? रिलेशन में क्या होता है, एक डब्बा होता है पहला वाला, फिर दूसरा होता है, और इसके कुछ एलिमेंट्स से रिलेटेड होते हैं ड्यू टू सम पर्टिकुलर डेफिनेशन। अब जो फंक्शन होता है ना, वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन होता है। ठीक है, उसके 2 कंडीशन होता है, अगर वो 2 कंडीशन फुलफिल हो रहे रिलेशन के तो फंक्शन बन जाता है। वो 2 कंडीशंस क्या है? एक कंडीशन होता है कि जो पहला डब्बा है उसके सारे एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। यहां पे कोई ऐसे एलिमेंट खाली नहीं बैठ सकते। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट कंडीशन रिलेशन बनेगा कि इसके सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड होने चाहिए। बाय द वे, अच्छा ठीक है, उसमें बाद में आते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये हो गया कि जो पहला डब्बा है जिसको हम कहते हैं डोमेन, पहले डब्बे को क्या बोलते हैं याद रहेगा, और दूसरे को क्या कहते हैं? नहीं, रेंज क्या होता है मैं बताता हूँ। दूसरे को कहते हैं कोडोमेन। ठीक है, डोमेन, कोडोमेन। सो डोमेन के सारे एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? इमेज। ये जो सेकंड एलिमेंट होता है इसको बोलते हैं इमेज। तो फंक्शन का पहला कंडीशन है डोमेन के सारे एलिमेंट्स के कुछ ना कुछ इमेज होना ही चाहिए, ऐसे फ्री कोई नहीं बैठ सकता फॉर इट टू बी अ फंक्शन। रिलेशन में फ्री बैठ सकते हैं बट फंक्शन में नहीं बैठ सकते। सेकंड, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो सकता है, मल्टीपल इमेजेस नहीं हो सकते कि एक ही बंदा 2 गोली नहीं मार सकता, एक बंदा एक ही को गोली मारेगा। ठीक है, वैसे याद रखना है, एक बंदा एक ही को गोली मार सकता है, लेकिन 2 बंदे मिलकर एक को गोली मार सकते हैं, वो हो सकता है।
कि इसने इसको मारा और इसने भी इसको मारा, ये हो सकता है, लेकिन एक बंदा दो को नहीं मार सकता, दैट इज नॉट अलाउड इन फंक्शन। यही दो डेफिनेशंस है, दो कंडीशंस है, अगर रिलेशन ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो बन जाता है फंक्शन। पहला कंडीशन क्या है, डोमेन में कोई भी शूटर खाली नहीं बैठ सकता, सबको मारना ही है। सेकेंड, हर एक बंदा एक ही को मार सकता, दो को नहीं, याद रहेगा, दैट इज फंक्शन। नाउ कमिंग बैक टू द मैथमेटिकल टर्म, पहले डब्बे को डोमेन कहते हैं, सेकेंड को कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट डब्बे के सारे एलिमेंट्स के कुछ ना कुछ इमेज होने चाहिए। इस इमेज का जो रिलेशन होता है ना पहले डब्बे के एलिमेंट्स के साथ, इसको प्री इमेज बोला जाता है, ठीक है। इमेज किससे बनता है, प्री इमेज से बनता है, ओके। तो जो ये सेकंड डब्बा है, इसमें क्या एलिमेंट्स फ्री रह सकते हैं, रह सकते हैं। सेकंड डब्बे में एलिमेंट्स फ्री रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फंक्शन में अलाउड है। लेकिन ये जो कोडोमेन में जो एलिमेंट्स फ्री रहेंगे ना, उसको छोड़ के जिन एलिमेंट्स के प्री इमेजेस थे, देखो इन एलिमेंट्स के प्री इमेजेस नहीं है, ठीक है, किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन ही नहीं है पहले डब्बे के साथ, तो इनके प्री इमेजेस थे। ये जो प्री इमेजेस वाले एलिमेंट्स है ना, इसको बोला जाता है रेंज, ठीक है। सो कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं जो रिलेटेड होते हैं फर्स्ट डोमेन से, मतलब फर्स्ट सेट से। समझ आया डिफरेंस? डोमेन क्या होता है, पहला सेट जिससे रिलेशन बनेगा, जिसमें सारे प्री इमेजेस होते हैं। दूसरा डब्बा कोडोमेन, जिसके साथ रिलेशन बनता है, ठीक है। बीच में कुछ एक डेफिनेशन होगा, एफ एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, साइन एक्स, कॉस एक्स, कुछ भी गंदा सा बना लो, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। अब ये है हमारा रिलेशन। अब उसको फंक्शन बनाने का क्या कंडीशन है, इसमें कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं बैठ सकता, ये अलाउड नहीं है, सबके कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, सबका सिर्फ एक ही इमेज हो सकता है, ठीक है, लेकिन दो का सेम इमेज हो सकता है, वो फाइन है, बट एक के दो इमेजेस नहीं हो सकते। ये दो कंडीशन फुलफिल हो गए तो क्या हो गया, फंक्शन। अब फंक्शन का पहला ही कंडीशन है कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड होने चाहिए, तो दैट इज फाइन। लेकिन कोडोमेन के सारे ऑक्यूपाइड होना जरूरी नहीं, कोडोमेन में कुछ फ्री भी रह सकते हैं, लेकिन जो ऑक्यूपाइड है उनका जो सेट बनता है उसको हम कहते हैं रेंज, ठीक है। सो ये 5 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, डोमेन, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज एंड रेंज। समझ आया? इसे में आगे बढ़ते हुए एक और चीज सिखा देता हूं आपको, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। 2 टाइप्स के मेन फंक्शन हमें सीखने हैं। एक होगा कि देखिए हर एक एलिमेंट का एक इमेज हो रहा है, लेकिन मैंने आपको एक कंडीशन बताया था कि एक एलिमेंट के 2 इमेजेस नहीं हो सकते, लेकिन 2 एलिमेंट के एक इमेजेस हो सकते हैं, ठीक है। जब 2 एलिमेंट के सेम इमेज होते हैं, ऐसे फंक्शन को बोला जाता है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन, बहुत सारे एक ही इमेज के साथ रिलेटेड है, मेनी वन। लेकिन जब एक पूरे फंक्शन में एक से ही रिलेटेड है तो उसको वन वन बोला जाता है। मेनी वन में हर एक वो कंडीशन applicable to each 2 प्री इमेजेस। No, I don't understand what you said. Come again. मेनी वन फंक्शन में वो जो सिनेरियो है कि दो प्री इमेजेस का एक ही इमेज है, हाँ, वो हर एक प्री इमेज के नहीं, एक भी हो गया तो चलेगा, हाँ, मेनी वन हो गया, ठीक है। मेनी वन और वन वन में डिफरेंस समझ आया, ठीक है, ओके। अब दूसरी चीज सीखो, अगर यहां पे सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड है, ऑल एलिमेंट्स हैव अ प्री इमेज, समझ आ रही है बात? सारे एलिमेंट के प्री इमेजेस है, कोई भी फ्री नहीं बैठा हुआ, तो उसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं मत पूछो, बट इनटू बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता क्यों इनटू कहां से आया। मेनी वन 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 का फिर भी थोड़ा लॉजिकल सेंस बनता है, इनटू का क्या सेंस है, नो आइडिया। हाँ, कोडोमेन में अगर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं बैठा, सबके प्री इमेजेस है,
तो वो होता है इनटू फंक्शन। तब कोडोमेन ही रेंज में होगा। एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसे फंक्शन फ्री बैठ गए तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोई गेस? इनटू से बुरा वर्ड और क्या हो सकता है? ऑन टू, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इनका एक मैथमेटिकल नेम भी होता है, वन वन तो हम जैसे लेमैन्स के लिए बनाया गया, इसको बोला जाता है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब वन वन, ये टर्म्स याद रखिए, यूज होता है। क्वेश्चन में बोल देंगे कि इंजेक्टिव फंक्शन है, बताओ क्या ये है कि नहीं इंजेक्टिव। और जो इनटू होता है, यार मैं खुद कंफ्यूज हो गया, इनटू होता है ऑन टू होता है। मैंने आपको उल्टा पढ़ा दिया, देखा कंफ्यूजन, एग्जैक्टली उल्टा पढ़ा है। जो जब कोई भी फ्री नहीं होता, मतलब जब रेंज और कोडोमेन बराबर होता है, तब ऑन टू फंक्शन होता है। व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, यानी इसके सारे एलिमेंट्स के प्री इमेजेस हैं, दैट इज ऑन टू। गॉट इट? लेकिन जब कोई भी एलिमेंट फ्री बैठ जाता है, दैट इज इनटू, ठीक है। वन वन का मैथमेटिकल नेम इंजेक्टिव होता है, ऑन टू का मैथमेटिकल नेम होता है सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, याद रखिए, दो ही नाम है बस, और कुछ नहीं। एक तीसरा भी है बट दैट्स इजी टू रिमेंबर, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव। लेकिन कोई फंक्शन अगर वन वन भी है और ऑन टू भी है तो वो क्या होगा? बाइजेक्टिव, दो, वन वन और ऑन टू। वन वन भी है और ऑन टू भी है, दोनों, मतलब इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तो उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। गॉट इट? एक बार फिर से रिवाइज करें या टू मच हो गया? ओके, अच्छा, रिवीजन के लिए मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, आप लोग मुझे समझ के बताइए क्या है वो। इसलिए ना डेफिनेशन सिर्फ एक का याद रखना है, जैसे वन वन एंड मेनी वन दोनों का मत याद रखिए, सिर्फ वन वन याद रखिए। जो वन वन नहीं वो मेनी वन, ठीक है। सेकंड, ऑन टू याद रखिए, जो ऑन टू नहीं है वो इन टू है, इतना ही। नहीं तो इतने सारे टर्म्स में कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमें वन वन याद रखना है यानी इंजेक्टिव, और ऑन टू याद रखना है यानी सर्जेक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या ये फंक्शन वन वन है कि नहीं, आराम आराम से बताना है। और ये देखो, सबसे पहले बताओ ये फंक्शन है कि नहीं? क्यों फंक्शन है? क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट्स के इमेजेस है, ठीक है। क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जिसके मल्टीपल इमेजेस है? एक ही इमेज है सबके, ठीक है, तो फंक्शन तो है। अब क्या ये वन वन है? इसमें तो डाउट नहीं ना किसी को, सबके एक एक इमेजेस है, तो ये हो गया वन वन। ये देखिए, क्या ये फंक्शन है? क्यों फंक्शन है? सब एक ही बंदे को मार रहे हैं इसलिए, हर एक इमेज का इमेज, ठीक है। सो ये वन वन है, क्या है? दो मिलके एक को मार रहे हैं, मेनी वन। ये वन वन है पक्का? ये वन वन है? समझ आया? कोई कंफ्यूजन है अभी तक बताओ? वन वन में यानी इंजेक्टिव में, ठीक है। अब सेकंड हम क्या करेंगे, ऑन टू यानी सर्जेक्टिव। ऑन टू का क्या कंडीशन होता है? फर्स्ट सेट को देखना ही है, सेकंड सेट को देखना। सेकंड सेट में अगर कोई फ्री एलिमेंट बैठा है मतलब वो ऑन टू नहीं, ठीक है। अब देखो सेकंड सेट, क्या ये ऑन टू है? क्योंकि कोई भी फ्री एलिमेंट नहीं है, ठीक है। सेकंड सेट, क्या ये ऑन टू है? इनटू क्यों है? कोई फ्री एलिमेंट नहीं बचा इसमें, है क्या? दो ही ब्लू डॉट्स है ना, या मैं गलत देख रहा हूं? तीसरा कहाँ है यार? नहीं है तीसरा, दो ही है, ठीक है। ये देखो, ये ऑन टू है कि नहीं? यस, यहाँ पे दो डॉट्स है। अरे यार,
ये रहा एक डॉट, ये रहा एक डॉट, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिसके प्री इमेजेस एग्जिस्ट नहीं करते, सो ये ऑन टू नहीं है, वो दोनों ऑन टू है, ठीक है। आप लोगों को रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिख रहा है या ऐसे ही नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है नहीं, बट एनीवेज दिस इज नॉट ऑन टू, यानी इसको इनटू भी कहते हैं, ठीक है। चौथा वाला क्यों यहाँ पे अब दिख गया तुम लोगों को? ओके ओके, सो दिस इज नॉट ऑन टू, यानी सर्जेक्टिव नहीं है। तो इसमें कोई ऐसे रिलेशन है जो बाइजेक्टिव है? पहला दो क्यों? वो तो मेरी वन है, ठीक है। सो दिस इज बाइजेक्टिव, ठीक है। समझ आ गया टाइप्स ऑफ फंक्शन? दो ही टाइप्स है, या वन वन के साथ होगा या नहीं होगा, या ऑन टू होगा या नहीं होगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सीबीएसई ऑल्सो, ठीक है। अभी ये तो देखो लॉजिकली हमने समझ लिया क्या होता है, लेकिन इसको मैथमेटिकली करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। अगेन डोंट आस्क क्यों वो तरीका है, बस वो समझ लो और कर लो, यू नो, दिल पे पत्थर लग के कर लो, वो ज्यादा आसान है। समझ नहीं जाओगे ना दिमाग खराब हो जाओ। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर वन वन और मेनी वन, ठीक है। अभी ऑन टू इनटू का क्वेश्चन नहीं है, वन वन एंड मेनी वन का, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस में तो प्रूफ का क्वेश्चन आएगा नहीं, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है। आपकी सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मेंस में भी क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है वन वन या मेनी वन है, तो यही अप्रोच फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं इस अप्रोच में। इस अप्रोच में हम क्या करते हैं ना, पहले हम अज्यूम करते हैं f of x2 is equal to f of x1, मतलब मैं लॉजिकली समझाऊंगी नहीं, यही हम स्ट्रगलिंग, छोड़ो अभी लॉजिकली नहीं समझाता हूँ, क्वेश्चंस कर लेते दो तीन, उसके बाद जरूरत पड़े तो समझाऊंगा, ठीक है। फंक्शनल वैल्यू एट टू डिफरेंट पॉइंट्स अगर बराबर है, फंक्शनल वैल्यू एट टू डिफरेंट पॉइंट्स अगर बराबर है, तो पॉइंट्स भी सेम ही होंगे, तभी वो बराबर हो सकते हैं, तो ये वन वन कहलाते हैं। दो अलग अलग पॉइंट्स के लिए सेम इमेजेस नहीं बन सकते, सेम इमेज तभी बनेगा अगर x1 x2 बराबर, यानी दोनों सेम पॉइंट है। ये इसका लॉजिक है सुपरफिशियल लेवल पे, नहीं समझ आया तो छोड़ो, बस इतना देखो, जब भी वन वन पूछा गया है आप अज्यूम करो fx1 इज इक्वल टू fx2 एंड प्रूव दैट x2 इज इक्वल टू x1। x2 इक्वल टू x1 के अलावा कुछ और आ जाए तो वन वन नहीं होगा, बस सिर्फ ये आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। ऐसा आ गया कि ये है और एक और चीज भी है तो वन वन नहीं, दैट्स इट, सोचना नहीं है ज्यादा, समझ आया। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, पहला वाला डेफिनेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अगर डेफिनेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब f ऑफ x2 इक्वल टू f ऑफ x1 में अज्यूम करूंगा कि ट्रू है, ठीक है। इफ दिस इज ट्रू तो क्या बनेगा, मैं x2 डालूंगा ना इस डेफिनेशन में, तो ये बन जाएगा x2 स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर। इस डेफिनेशन y क्या होता है, y तो fx ही होता है, ये तो पता ही है सबको, राइट। y को हम fx को y लिखते रहते हैं, ठीक है। सो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर आ गया। इससे क्या बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे दो सॉल्यूशंस बनेंगे, एक तो बनेगा x2 इक्वल टू x1 और x2 इक्वल टू माइनस x1, दो बनेंगे। अब हमारा जो डिजायर्ड था वो तो आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक अनडिजायर्ड भी आ गया। अब बिकॉज वो दूसरा वाला आ गया ना, इसलिए वो वन वन नहीं होगा, ठीक है। और जो वन वन नहीं होता वो मेनी वन होता है, समझ आया सबको? डाउट है किसी को इसमें? इस प्रोसेस, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, सीबीएसई में भी ये यूज करना है। सेकेंड वाला देखिए, सेम क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बस यहाँ पे इन्होंने डोमेन चेंज कर दिया, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले है नहीं रियल नंबर। अगर पॉजिटिव वाले हैं तो ये वाला कंडीशन मेरा आएगा ही नहीं इसके सोल्यूशन में, क्योंकि इसमें नेगेटिव रियल नंबर आ जाते, तो ये सोल्यूशन ही हट गया, अब ये सोल्यूशन है ही नहीं, सिर्फ यही सोल्यूशन आया मेरा। अब क्योंकि सिर्फ ये आया तो ये वन वन हो जाता है, सेकंड केस में वन वन हो जाएगा, फर्स्ट केस में मेनी वन हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिकली इसको ऐसे किया जाता है, लॉजिकली हमने जो समझा वो वैसे थे, दोनों ध्यान रखना है।
वैसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, ओके। देखिए एक और क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 1 और मेनी वन। सिमिलर, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? विल अज्यूम f of x2 इज इक्वल टू f of x1। ठीक है, इस फंक्शन में x2 x1 डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? x2 स्क्वायर माइनस fx2 प्लस 6 इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस fx1 प्लस 6। इज दैट फाइन? ये जो स्टेप किया मैंने, ये समझ आया सबको स्टेप? ओके, अब 6 कैंसिल कर रहा हूँ, इन दोनों को LHS में ले आओ। LHS में लाऊंगा तो ये बनेगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस 5x2 प्लस 5x1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? चलो इसको तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस इससे 5 कॉमन ले रहा हूँ तो ये बन गया x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों से क्या मैं x2 माइनस x1 कॉमन ले सकता हूँ? x2 माइनस x1 कॉमन लिया तो इसमें बचेगा x2 प्लस x1 और इसमें बचेगा माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x2 इज इक्वल टू x1 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 5। दो सोल्यूशंस आ गए, मेनी वन। दो सोल्यूशंस आ गए, मतलब 1 1 नहीं है। 1 1 के लिए सिर्फ एक ही आना चाहिए। गॉट इट? लॉजिक समझ आया? ध्यान रखिएगा इस लॉजिक को, ये स्टैंडर्ड अप्रोच है। बाद में जब हम कैलकुलस करेंगे ना, उसमें आपको एक और अप्रोच सीखने को मिलेगा, इसको 1 1 या मेनी वन आइडेंटिफाई करने को, जो ग्राफिकल अप्रोच होगा। वो आसान होता है, वो तो आसान नहीं होता है, फास्ट होता है। ये इतना कुछ स्टेप ही नहीं करना पड़ेगा उसमें, तब वो सीखेंगे। अभी के लिए यही याद रखो। आप चॉइस कर सकते हैं दोनों में से किसी का भी, ऐसा थोड़ी वो पूछेंगे कौन सा अप्रोच है। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वैसा करना। ओके, अब ये सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑन टू या इनटू। ऑन टू इनटू होना चाहिए। ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव। ठीक है, अभी तक हम 1 1 मेनी वन का देख रहे थे, ये ऑन टू इनटू के क्वेश्चन है। इसका भी स्टैंडर्ड अप्रोच है। ऑन टू या इनटू के क्वेश्चन है, मतलब ऑन टू के क्वेश्चन आए तो आपको बस एक ही चीज प्रूव करना होता है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। जैसे ही आपने ये प्रूव किया मतलब हो गया वो ऑन टू। ऑन टू का क्वेश्चन सबसे पहले ये लिख लो, कोडोमेन रेंज के बराबर होना चाहिए। अब आप क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले तो ये लिख लिया, ऑन टू का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये फंक्शन डिफाइंड है। अब देखो फंक्शन को रीड कैसे करते हैं वो जरा ध्यान से देखो। ये एक फंक्शन, अभी तक हमने बहुत क्वेश्चंस किए होंगे इतने सारे चैप्टर्स में जहाँ पे कुछ फंक्शंस डिफाइंड हुआ करते थे। मैं आपको बोलता था आप समझ लो ऐसा, ये करके बढ़ जाओगे, लेकिन अब और वो नहीं कर सकते क्योंकि अब हमने फंक्शंस पढ़ लिए। ठीक है, एक फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर से -1 to 1। तो रियल नंबर क्या होता है उसका? पहला डब्बा क्या होता है? डोमेन। सेकेंड डब्बा है कोडोमेन। ये पहला डब्बा है, ये सेकेंड डब्बा। ठीक है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। फंक्शंस को ऐसे रीड किया जाता है। तो ये R से लेके -1 to 1 का रिलेशन है। हम रिलेशन जब पढ़ रहे थे टॉपिक, उसमें हम कैसे पढ़ रहे थे? ऑन n, इस टाइप का रिलेशन पढ़ रहे थे। वो क्या होता है? n से लेके n। जैसे हम रिलेशन को ऐसे रीड करते हैं, ये फंक्शन को ऐसे रीड कर रहे हैं। फंक्शन भी ऑन n हो सकता है, बट इन्होंने स्पेसिफाई किया कि नहीं, डोमेन अलग है, कोडोमेन अलग है। ठीक है, तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए मुझे क्या चाहिए? कोडोमेन। तो पहले मैं कोडोमेन लिख लेता हूँ, -1 to 1। ठीक है, ये फंक्शन रीड करना आ गया। ऐसे f है मतलब फंक्शन। रिलेशन होता है तो क्या होता है? तीन तरीके, नहीं याद नहीं होता, तीन तरीके पढ़े थे हमने। एक तो होता है r इक्वल टू, इस टाइप से हम लिख देते हैं। एक होता है a r b। एक होता है कि r इक्वल टू अंदर हम x y सच दैट x और y में कुछ रिलेशन, ऐसे लिख देते हैं। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के ये तीन तरीके पढ़े थे। फंक्शन को ऐसे किया जाता है। ठीक है, फंक्शन का एक ही तरीका, पहले हम ये मेंशन करते हैं कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, फिर फंक्शन का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो लिखते हैं।
डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू ये डेफिनेशन। ठीक है, सो इसको अप्रोच कैसे करना है, जैसे ही देखा ऑन टू प्रूफ करना है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज प्रूफ करना है। कोडोमेन गिवन है, लिख लिया मैंने, रेंज गिवन नहीं है, रेंज मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, वो फंक्शन गिवन है, वो जो एफ एक्स है उसको मैं y लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगेन स्टैंडर्ड अप्रोच है, आपको सीबीएसई में भी यूज करना है, मेंस में भी यूज करना है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, y को मैंने x के टर्म्स में लिख दिया। अब मुझे रेंज फाइंड आउट करने के लिए, अच्छा डोमेन क्या होता है पता है आप लोगों को, डोमेन होता है, अगर आप लॉजिकली देखें, x की जो अलाउड वैल्यूज है, हाँ, वो अलाउड वैल्यू को डोमेन कहते हैं, कि ये जो फंक्शन है इसमें x में क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेन। आप अगर देखेंगे नीचे ना x कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 है और ये एक्स स्क्वायर है, तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। x की आप कोई भी वैल्यू डालो, ये कभी जीरो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, ये हमेशा डिफाइंड रहेगा। दैट्स व्हाई इसका जो डोमेन है ना वो R है। ठीक है, और रेंज क्या होता है, रेंज होता है कि ये जो डोमेन से मैंने वैल्यूज डाले हैं उससे क्या क्या आंसर आ सकता है, जो आंसर जिस लिमिट में आ सकता है उसको रेंज बोला जाता है। ठीक है, सो ये रेंज है कि नहीं, हमें मतलब ये हो सकता है कि उन्होंने एक आर्टिफिशियल रेंज क्रिएट करके दिया, मतलब एक कोडोमेन क्रिएट, सॉरी रेंज भी नहीं दिया, कोडोमेन क्रिएट किया कि जो आपका आंसर होगा ना रेंज, वो इसके बीच में होगा। अगर एग्जैक्टली सेम हो गया तो उसको हम ऑन टू कहेंगे, अगर एग्जैक्टली सेम नहीं हुआ तो ऑन टू नहीं कहेंगे, दैट्स इट। बट उन्होंने मुझे कोडोमेन डिफाइन किया। कोडोमेन में आपको याद है ना, सेकंड डब्बे में कुछ कुछ एलिमेंट्स फ्री भी रह सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि सारे एलिमेंट्स के कोई प्री इमेजेस हो। कोडोमेन उन्होंने डिफाइन कर दिया, रेंज में खुद से डिफाइन करूंगा और देखूंगा वो सेम है कि नहीं। रेंज क्या होता है, एक्सेप्ट जो एक्सेप्टेबल एक्स के डालने के लिए जो आंसर आता है ना उसको रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये जैसे y के टर्म्स में मैंने x के टर्म्स में y लिखा हुआ है, मैं उल्टा करूंगा, y के टर्म्स में x लिख दूंगा। बेसिकली LHS में y की जगह x ले आऊंगा और बाकी सारे y को RHS में मिल जाते हैं, ये करो। ठीक है, वो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं, x इधर ला रहा हूं, y उधर ले जा रहा हूं। ठीक है, तो x इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1। इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके आया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, वाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1। इज दैट फाइन? अब अगला स्टेप में इधर लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर बिकम्स माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय वाई माइनस 1। तो x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय वाई माइनस 1। ये समझ आया मैंने क्या किया, रेंज निकालने के लिए जो y को मैंने x के टर्म्स में लिखा था, अब मैंने x को y के टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, अब एग्जैक्टली वही चीज करेंगे कि कौन से y के वैल्यू पे ये डिफाइंड होगा। ठीक है, रूट के अंदर है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और नीचे का टर्म क्या जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये दो कंडीशन अगर मैंने फुलफिल कर दिया तो ये डिफाइंड रहेगा। तो यहां पे लिखता हूं मैं, एक तो होगा कि y माइनस 1 कांट बी इक्वल टू 0, यानी y कांट बी इक्वल टू 1, एक ये कंडीशन हो गया। दूसरा होगा माइनस वाई माइनस 1, y माइनस 1 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 भी हो सकता है, नहीं पूरा टर्म, 0 में तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा टर्म 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर नहीं हो सकता। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस वाई माइनस 1 ग्रेटर देन, नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो क्या करते हैं, y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, y minus 1 cannot be 0. दैट्स फाइन, वो तो हमने लिख दिया ऑलरेडी। वेवी कर्व, वही ठीक है, वेवी कर्व कैसे करेंगे इसका, एक माइनस 1 और एक 1 यस, प्लस माइनस इससे आएगा माइनस 1, इससे आएगा प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1। इज दैट फाइन? एक बार माइनस 1 प्लस 1 आ गया, उसके बाद जो फर्स्ट डब्बा होता है ये क्या होता है, प्लस। इसमें हम फिर इनके पावर्स देखते हैं, पावर्स अगर 1 1 है तो इट्स फाइन, पावर अगर 2 या 4 यानी इवन वाले हो जाते हैं
तो सेम साइन कंटिन्यू करते हैं, बट क्योंकि इवन नहीं है, सब 1 है, तो हम सीधा ऐसे कर देंगे माइनस प्लस। ठीक है, सो मुझे क्या चाहिए, लेस देन 0 का चाहिए। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ पे, यहाँ पे। सो y हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, लेकिन 1 हम नहीं कर सकते, तो ये इक्वल टू हटाना पड़ेगा। ठीक है, सो मेरा कोडोमेन आ गया -1 से 1 बट नॉट इंक्लूडेड। सो सॉरी, ये रेंज आ गया, सॉरी ये रेंज आ गया। इज इट इक्वल टू कोडोमेन? नहीं, तो इनटू हो गया। समझ आया सबको? गॉट इट? किसी को डाउट है? ऑन टू के क्वेश्चंस, अच्छा 1 के कैसे करने थे याद है या वो भूल गए? अब याद है ना, fx2 इक्वल टू fx1। ऑन टू को कैसे करना है? एसेंशियली जो क्रिटिकल पार्ट है वो है कि यहाँ पे y इक्वल टू x में दिया हुआ है, हम x इक्वल टू y के फॉर्म में लाते हैं। दैट इज अ क्रिटिकल पार्ट। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन इधर ही है। सेम कोडोमेन रेंज के बराबर होना चाहिए। कोडोमेन क्या गिवन है सेकेंड पार्ट में? कैन यू रीड दिस? कोडोमेन क्या है? 0 to 5। रेंज कैसे निकाल सकते हैं? फंक्शन क्या है? मॉड ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, आप लोगों को याद है इस टाइप का अगर फंक्शन होता है तो उसका रेंज निकालने का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में। हाँ, ठीक है, अगर मेरा फंक्शन इस फॉर्म में है a sin x प्लस b cos x, तो इसका रेंज होता है लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में रेंज पढ़ा था, हाँ या ना? नहीं आते तो याद कर लो, ये आता रहेगा बार बार। 12th के कोर्सेज में ये इतना रेंज का आने वाला है ना, 12th में मजा आएगा। 12th में लगेगा 11th इतना आसान था, वैसे ही होना चाहिए, बट अभी 12th भी आसान है, दोनों ऐसा कुछ नहीं। ये समझ आया? ओके, लेकिन अच्छा ठीक है, इस पे अप्लाई करते हैं तो 3 sin x प्लस 4 cos x, इसका रेंज क्या बनेगा? लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16 का रूट 5, 5 से छोटा माइनस 5 से बड़ा, इसका रेंज आ गया। लेकिन यहाँ पे रेंज क्या है? कोड में हैंग ऑन, यहाँ पे एक चीज अभी भी मिसिंग है, यहाँ पे ये मॉड भी है। मॉड मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब, मॉड मतलब हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, तो -5 से लेके जो मेरा रेंज है -5 -4 करते करते फिर 0 फिर 1 2 5 तक जाएगा। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू 5। तो अगर मैं इस पे मॉड लगा देता हूं तो मैक्सिमम तो ठीक है, मिनिमम मेरा हो जाएगा 0। ये समझ आ रहा है सबको? मॉड लगाने पे क्या हो गया? क्योंकि मॉड नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, सो अब इसका रेंज क्या हो गया? 0 से 5। अब दोनों बराबर हो गए, यानी ऑन टू। नहीं, हाँ देखते हैं कुछ सर वो मॉड नहीं निकाला ना, निकालने के बाद ही 0 to 5 आ गया। पहले -5 to 5 था, मॉड ने क्या किया? नेगेटिव को सब हटा दिया, तो वो 0 पे मिनिमम वैल्यू चला गया। समझ आ रहा है सबको? इनटू ऑन टू कैसे करना है, 1 1 1 एंड ये सब कैसे करने थे? अब ये क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज ऑन टू और इनटू। फिर से ऑन टू इनटू आ गया। अच्छा, ऑन टू इनटू अभी हमने सीखा था कि हम x को y के टर्म्स में लिख लेते हैं, लेकिन वहां पे जो मेरे रेंज एंड डोमेन होते थे वो किस टाइप के होते थे? ऐसे होते थे, जैसे -1 से लेके 1। अच्छा, ये जो डोमेन है और अदर को डोमेन है, ये एक रियल नंबर का को डोमेन है।
मतलब -1 से लेके 1 के बीच के सारे नंबर्स, राइट। जब आपका ऐसा कोडोमेन होगा तो आप वैसे डील कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो कोडोमेन एंड डोमेन है दोनों नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 सब डिस्क्रीट नंबर्स है। उसमें ना इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती जब आपके डिस्क्रीट नंबर्स आ जाते हैं, यानी इंडिविजुअल नंबर्स, कोई डेसिमल के साथ हम डील नहीं करते, ठीक है। सो इसमें मुझे पता है कोडोमेन नेचुरल नंबर है। अगेन कोडोमेन हैज टू बी इक्वल टू रेंज फॉर इट टू बी ऑन टू। कोडोमेन है नेचुरल नंबर्स यानी 1 2 3 4 इन्फिनिटी पर। तो इसमें क्या करूंगा ना मैं, फंक्शन इन्होंने डिफाइन किया है f ऑफ n सच दैट n प्लस 1/2 n/2, ये फंक्शन डिफाइन है। अगर n ऑड नंबर है तो इसको यूज कीजिए, n इवन है तो इस डेफिनेशन को यूज कीजिए। तो इसमें मैं ना डेफिनेशन एक्सपैंड ही करने लग जाऊंगा, मैं देखूंगा कौन से नंबर पे क्या वैल्यू आ रहा है। सो इफ यू एक्सपैंड ना, n में कहां से स्टार्ट कर सकता हूं, 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर है। f ऑफ 1 क्या आएगा, f ऑफ 1 इज ऑड नंबर, यानी ऊपर वाला डेफिनेशन लूंगा 1 प्लस 1/2 1, ठीक है। f ऑफ 2 क्या आएगा, 2 इज इवन नंबर, यानी ये डेफिनेशन n/2 1। f ऑफ 3 3 प्लस 1/2 2। f ऑफ 4 4/2 2। ऐसे करते रहोगे। अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, ये जो मैं वैल्यूज डाल रहा हूं f फंक्शन के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, ये कहां से आता है, ये सब आते हैं डोमेन से, प्री इमेजेस, राइट, ये सब प्री इमेजेस है। उसके बाद जो आंसर आता है ये कोडोमेन का पार्ट होना चाहिए, ठीक है, और ये सब इमेजेस है। बट क्या ये रेंज फॉर्म जो करेगा, जो आंसर है वो तो रेंज फॉर्म कहते हैं, उसको तो हम रेंज कहते हैं ना आंसर सेट को। क्या ये रेंज जो बन रहा है बाय योर ऑब्जर्वेशन, डू यू सी कि वो कोडोमेन के इक्वल हो रहा है कि नहीं। रेंज में देखो सारे नंबर्स कवर हो रहे हैं, 1 2 बार कवर हो रहा है, 2 भी 2 बार कवर होगा, ऐसे 3 भी 2 बार आएगा, 4 भी 2 बार आएगा, ठीक है। तो बेसिकली सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, आ रहे कि नहीं। अब क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे तो मेरे रेंज में सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, दोनों बराबर हो गए तो क्या हो गया, ऑन टू। अब ये बताओ ये 1 1 है या मेनी 1 है, क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली डोमेन के 2 एलिमेंट से एक ही इमेज बन रहा है। 1 अगर मैं लेता हूं तो उसका जो ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, 1 का इमेज क्या बन रहा है 1, 2 का इमेज क्या बन रहा है, बट क्या ये फंक्शन हुआ फिर, क्यों नहीं, फंक्शन की एक ही डिपेंडेंसी है कि ये 2 पे नहीं जा सकता, 2 1 पे जा सकते, मेनी 1 हो जाता है, ठीक है। 3 का भी बनेगा 2, 4 का भी बनेगा 2, इस तरह से सारे नेचुरल नंबर्स के बनेंगे, हेंस फंक्शन भी है, ठीक है। मेनी 1 हुआ, 1 1 हुआ, मेनी 1, समझ आया सबको, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ f इज डिफाइंड एज, देखो f इज फ्रॉम दिस टू दिस, ये क्या, कौन सा सेट है ये, रियल नंबर्स, इसको हम डोमेन कहते हैं। ये क्या है, कोडोमेन s, s कुछ डिफाइंड नहीं है, s उन्होंने हमें दिया है, अननोन सेटअप है, वही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहां से रियल नंबर से s तक है, डिफाइंड एज fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इफ दिस फंक्शन डिफाइंड एज दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, वो पहले से कह रहा ऑन टू है, सर्जेक्टिव है, पहले से बोल रहे हो ऑन टू है, देन s मस्ट बी, तो वो कह रहा है ये डोमेन होगा, वो क्या होगा, सॉरी जो कोडोमेन होगा, सॉरी कोडोमेन क्या होगा, बट उन्होंने बोल दिया ऑन टू है, ऑन टू होगा तो कोडोमेन और रेंज बराबर है, कोडोमेन एस गिवन है, रेंज में निकाल दूंगा तो कोडोमेन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब दैट इज द पॉइंट कि रेंज कैसे निकालें, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, हर एक क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते, माइनस डी अपॉन 4a। मैं बताता हूँ,
रेंज निकाल के किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए, नॉट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, इक्वल टू जीरो नहीं है, वो तो सॉल्व हो जाएगा, वो फंक्शन उसका फिर डोमेन और रेंज नहीं निकलता, उसके वैल्यूज निकलते, उसके रूट्स निकलते। जब एक्सप्रेशन होता है तब उसका रेंज निकलता है कि कहाँ से कहाँ तक आंसर लाई कर सकता है। इसके दो कंडीशन होते हैं, एक होता है इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये वाली वैल्यू इसकी जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर की, तो इसका रेंज होगा -d/4a से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। और दूसरा, अगर a नेगेटिव है, माइनस इन्फिनिटी से लेके -d/4a, ये दो कंडीशन है। और दोनों कंडीशंस याद रखने हैं, क्योंकि ये देखो, ये तो कुछ इक्वेशन नहीं है ना कि इक्वल टू जीरो है और आपने माइनस मल्टीप्लाई कर इसका माइनस हटा दिया और एक ही कंडीशन से आपने सॉल्व कर दिया, तो एक एक्सप्रेशन है, इसमें इक्वल टू जीरो रहेगा ही नहीं। समझ आया क्या किया मैंने? तो रेंज निकालना आसान है, अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं तो आप निकालते रह जाओगे। फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, इवन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड फॉर क्वाड्रेटिक। इसके अलावा और कहीं रेंज के क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो क्या इसका इस रूट के थ्रू निकलेगा रेंज? -d/2a, माइनस डी मतलब माइनस ऑफ b स्क्वायर 16 -4ac/4a, a कितना है 1, b स्क्वायर -4ac/1। ये समझ आया? -d/2a इसका रेंज है और इंफिनिटी तक जाएगा ये इंक्लूसिव होता है, ठीक है। सो दिस इज 12 हो गया, तो 16 - 12 इज 4, -4/4 से लेके इंफिनिटी इक्वल टू -1 से इंफिनिटी। ठीक है, समझ आया? क्वाड्रेटिक का रेंज होता है, उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट है। तरीका तो समझ ही आ गया था आपको, तो ये इसकी वैल्यू आ गई मेरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझिए। ध्यान से क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि आपको करना है। फंक्शन इज गिवन फ्रॉम रियल नंबर टू 2 to इंफिनिटी। रियल नंबर क्या सेट है? डोमेन। 2 to इंफिनिटी को डोमेन। बी अ फंक्शन डिफाइंड एज fx इक्वल टू, ये देखिए एक फंक्शन डिफाइंड एज, ओके। इफ fx इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, ऑन आर मतलब ऑन रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, a कहां पे? अच्छा ये रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? एक फंक्शन का डोमेन कोडोमेन दिया हुआ है, फिर वो फंक्शन का डेफिनेशन भी दिया हुआ है, और बोला गया है कि ये सर्जेक्टिव है यानी ऑन टू है, और बोला जा रहा है क्योंकि ऑन टू है अब आप a की वैल्यू बताओ। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। सर्जेक्टिव मतलब भी वो लिख देना सीधा पहले, उसके बाद सॉल्व करते रहो। तो ट्राई करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। हाँ, पर ये क्या क्वाड्रेटिक है? वही, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि x स्क्वायर है और x की एक ही वैल्यू, बाकी पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। कीजिए सॉल्व, बताइए आंसर।
सी हो रहा है, नहीं हो रहा है, आधा हुआ है, चल रहा है, अटक गए हो? ओके सर इसमें जो माइनस हाँ, सब्जेक्टिव है मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर होंगे, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। कोडोमेन हमें गिवन है 2 से इंफिनिटी, रेंज में निकाल सकता हूँ, क्वाड्रेटिक का लगेगा, ये क्वाड्रेटिक है, समझ आ रहा है ना, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है और ये पूरा कांस्टेंट है बाकी का, ठीक है, और ए पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका रेंज क्या आएगा -b/4 है, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में गया था वही, ठीक है। तो माइनस b क्या होगा, b स्क्वायर इज -12a का स्क्वायर, -4 a तो 1 है, c क्या है 15 - 2a + 36a स्क्वायर अपॉन 4 × a 1 है, यहाँ से लेके इंफिनिटी तक, राइट, ठीक है। ये स्टेप समझ आएगी नहीं सबको, ये मैंने -b/4a लिखा, जो स्टैंडर्ड रेंज होता है फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया -144a² 4 से मल्टीप्लाई किया -30 60 प्लस 8a माइनस 431 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। देखिए ये कैंसिल हो जाता है बड़े टर्म्स, बचा क्या सिर्फ ये नेगेटिव एक बाहर है, इसको मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 60 - 8a अपॉन 4 इंफिनिटी तक, यहाँ पे एक इंफिनिटी भी आएगा। ये स्टेप समझ आ रहा है सबको? तो अब क्योंकि वो सब्जेक्टिव गिवन है मतलब देखो इंफिनिटी और इंफिनिटी तो मैच कर रहा है, जो फर्स्ट टर्म है वो भी मैच करना चाहिए, तभी वो ऑन टू होगा, राइट, कोडोमेन और रेंज बराबर होंगे, यानी 2 शुड बी इक्वल टू, इसको 4 से डिवाइड किया तो क्या हो गया 30 15 -2a, ये हो गया, दैट मीन्स 2a = 13
a इज इक्वल टू 13/2। सबको समझ आएगी स्टेप? याद रहेंगे ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं? प्लीज आज घर जाके ना रिवाइज कीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन के तरीके अलग अलग होते हैं। अगर आप रिवाइज सेम डे पे कर लेते हैं ना, वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं दिमाग में आपके। ठीक है, तो प्लीज रिवाइज कीजिएगा ये सारे जो हमने किए आज, इंक्लूडिंग रिलेशन। ठीक है, रिलेशन का इंपॉर्टेंस होता है फंक्शन समझने में। ठीक है, वो ट्रांजिटिव वगैरह के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, डायरेक्ट इक्विवेलेंस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। अगला टॉपिक कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। कर ले आज? नहीं, अच्छा नहीं वाले कितने? अच्छा हाँ वाले कितने? 2। ठीक है, इसको कल ही स्टार्ट करते हैं। कल 2 टॉपिक कर लेंगे, एक कॉम्पोजिशन कर लेंगे, क्योंकि अभी कॉम्पोजिशन स्टार्ट करके ना मैं एग्जांपल्स करवा नहीं पाऊंगा, उसका टाइम नहीं बचेगा। मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट पढ़ के एग्जांपल्स भी साथ साथ कर ले, ताकि समझ आ जाएगी क्या है। अगेन सेम चीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा है कॉम्पोजिशन का, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस ट्रिकी हो सकते हैं, तो क्वेश्चंस पे हमें ज्यादा फोकस करना होगा ज्यादा देन कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा समझाने में, कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, लेकिन उसे क्वेश्चंस पे हम ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। तो कल हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फटाक से, देन विल स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन। उसके बाद इनवर्स फंक्शंस करेंगे। कल ये 2 टॉपिक कर लेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शंस। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, प्लीज रिवाइज कीजिएगा। हो सके तो अभी कर लीजिए, अभी टाइम है ना 10 मिनट, आज जल्दी छोड़ो तो आज ही कर लीजिए। ओके, चलिए फिर सी यू टुमारो।